हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग अपना पिछले चैप्टर कर चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद से हमने करा 1D मोशन के कम से कम 70 से 71 क्वेश्चन किया। ठीक है, आपको वर्क भी दिया, कमेंट बॉक्स में बोला था करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। ठीक है, बाकी का नोट्स जो रहेगा, PDF रहेगा, सब आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। एग्जाम मार्क के ऑफिशियल चैनल पे सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मतलब ऐसे रैंडम चैनल में भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे कंटेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब अवेलेबल है अपने ऑफिशियल चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल है एग्जाम मार्क का, उस पर आप देखेंगे तो अवेलेबल है, सारे नोट्स, PPT सब अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दिया करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। हमारा आज का चैप्टर है 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन, 2D मोशन। ठीक है, सब लोग जानते हो कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 2 डायमेंशनल मोशन एक ऐसे मोशन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो बॉडी होता है एक ही टाइम में वो 2 एक्सिस के लॉन्ग चलता है। लाइक अगर वो एक्स एक्सिस चल रहा है तो साथ साथ उसका वाई एक्सिस भी ग्रो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताया था कि यहाँ पे मान लो कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u दिया तुमने एंगल थीटा पे, तो ऐसे प्रोजेक्ट होता हुआ जाएगा। आप देखोगे इसके 2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ देखो, चाहे यहीं पे देख लो, कहीं देख लो, देखो ये x के अलोंग पार्टिकल इतना बढ़ के आगे आया है, तो y के अलोंग भी इतना चला हुआ है। ठीक है, ये भी पार्टिकल देखोगे यहाँ पे y के अलोंग चला है, x के अलोंग चला है, मीन्स इसमें x और y दोनों एक्सिस में मोशन हो रहा है। तो ऐसे मोशन को 2D मोशन कहते हैं। ठीक है, 2D मोशन के जो एग्जाम्पल हैं आपके प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कोई सर्कुलर मोशन है, ये देखिए ये है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। हालांकि मैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन कराने वाला हूँ काफ़ी डिटेल में, अच्छे से एक फॉर्मूला करेंगे, सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर से आते हैं। ओवरऑल क्या है ना, एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपके कंसेप्ट कैसे हैं, कंसेप्ट मजबूत हैं कि नहीं। ठीक है, तो यही चेक करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, ये ऐसे क्वेश्चन 1D मोशन और 2D मोशन में वो थ्योरी फॉर्म में डालता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या क्या हमारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ए टैकोमीटर, अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फोकस करिएगा। ए टैकोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर। टैकोमीटर क्या होता है गाइस, सबसे पहली बात है व्हाट इज टैकोमीटर। देखो यार, जो मोटरसाइकिल होती हैं या जो कार होता है, जो बस होता है या ट्रेन होता है या आप एरोप्लेन ले लो, उसके जो पहिए होते हैं ना, ये जो उसके पहिए होते हैं, उस पहियों में टैकोमीटर लगाया जाता है। उस पहियों में क्या लगता है, टैकोमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, टैकोमीटर। टैकोमीटर बेसिकली क्या करता है, इन पहियों का जो रोटेशनल मोशन होता है उसको मेजर करता है। मीन्स RPM, RPM रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट को वो मेजर करता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है ग्रेविटेशनल पुल। नहीं बच्चे, ग्रेविटेशनल पुल को मेजर करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते। स्पीड ऑफ रोटेशन, हाँ ये हो सकता है, स्पीड ऑफ रोटेशन, ये आपका आंसर सही है। सरफेस टेंशन की जरूरत नहीं है। सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए आपको एक सिंपल से एक स्केल लेना है और मेजर कर लेना है लेंथ, और उस पर कितना फोर्स लग रहा है तो फोर्स बाय लेंथ कर दोगे, ऐसे ही निकल आएगा, कोई मशीन की जरूरत नहीं है। टेंशन इन ए स्प्रिंग, किसी भी स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन मेजर करने के लिए ना हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को काम में लेते हैं। ठीक है, M मास का स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का काम में लेते हैं, तो उससे मेजर कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा टैकोमीटर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी डाउट रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट में तुरंत भेज देना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बीच बीच में आपको पॉज दे देता रहता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक, ओके, कह रहा है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग, कोई बॉडी है इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज। ओके, एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है। देखिए अगर मेरे पास कोई सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैं सपोज करता हूँ, काम क्यों नहीं कर रहा है,
सपोज करते हैं कि हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे है, और थोड़े टाइम बाद ए से वो पहुँच गया बी पे। जब ए से कहाँ पहुँचा, बी पे, तो वो क्या करेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल चलेगा, दैट एंगल इज थीटा। तो जब बच्चे ऐसे इस लाइन के एलोंग गया होगा पार्टिकल, इस लीनियर लाइन के एलोंग गया होगा, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी डिफाइन होती है, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन वहीं पे जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस लाइन के अलोंग, तो एंगल भी सबटेंड करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो एंगल भी बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे डिफाइन होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। और इस सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो लेट द रेडियस इज r। तो ये आपको याद रखना है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो वो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। मीन्स जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। बेसिकली इसका वेक्टर फॉर्म ही पूछा जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि v वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर और क्रॉस ओमेगा वेक्टर, या v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताओगे कि इसमें से कौन सा वेक्टर फॉर्म सही है, ठीक है। r क्रॉस ओमेगा सही है या ओमेगा क्रॉस r सही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं इसमें हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। कह रहा है इफ बॉडी इज मूविंग विथ रेडियस r, कांस्टेंट स्पीड v, एंगुलर वेलोसिटी, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, v इज इक्वल्स टू होता है r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाई r, v बाई r। सी इज योर राइट आंसर। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस वाले पोर्शन का, ये जो मैंने कराया ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया हो, आगे बढ़े। कोई डाउट रहेगा तो आप पक्का उसमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, सारे डाउट्स आपके लिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होने पाएंगे आपके, जब तक एग्जामिनेशन है मैं साथ हूँ और हर एक पग पग में साथ हूँ। जो जो आप क्वेश्चन पूछोगे, जो डाउट आपके रहेंगे, सब मैं क्लियर करूँगा, ठीक है, उसी लिए मैं हूँ। चलिए, अगर ये हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। कह रहा है मोटरसाइकिलिस्ट गोइंग राउंड इन सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। मोटरसाइकिलिस्ट गोइंग राउंड सर्कुलर ट्रैक एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक मोटरसाइकिल चालक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से गति कर रहा है, तब उसका, अब ये क्या कंसेप्ट है, बेसिकली आप लोगों ने वो मेले में गए होंगे तो सर्कस दिखाते हैं सब लोग, मोटरसाइकिल मौत का कुआं नाम से फेमस होता है। वो मोटरसाइकिल क्या करते हैं ना, ऐसे सर्कुलर पाथ में गोल 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 घुमाते रहते हैं, उसी कंसेप्ट पे ये है बच्चे, ठीक है। कह रहा है कि ये मोटरसाइकिल चालक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से, मीन्स कांस्टेंट है उसका स्पीड ओके, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। अब बात करते हैं भी, कह रहा है क्या उसका कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी होगा क्या, नहीं बच्चे। अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन, ये टेंजेंट से हम लोग बताते हैं, डायरेक्शन ये हो जाएगा। जब इधर घूमेगा तो उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, इधर घूमेगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, इधर घूमेगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। पल पल पे इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। यहाँ पे मैं कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि बच्चे जो वेलोसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर आप वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो उसका मतलब स्पीड होता है, ठीक है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका देखिए हर पल पल पे इसका डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ जहाँ आप देखोगे ना इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी वेरिएबल वेलोसिटी होगी, ना कि कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। तो गलत हो गया, एक मिनट अनडू करते हैं, हाँ। ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा क्या, बच्चे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए जब कोई सर्कुलर पाथ में घूमता है ना तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम करता है, उसको बोलते हैं एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
अभी देखिए पार्टिकल यहाँ पे है तो सेंटर में इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, पार्टिकल जब यहाँ होगा तो ये इधर लगेगा एक्सेलरेशन, यहाँ है तो इधर लगेगा एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखिए बदल रहा है, ठीक है, कभी एक्स के अलॉन्ग है इनवर्ड, हाँ एक बात तो फिक्स है कि इनवर्ड है, लेकिन फिर भी बदल रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग है, माइनस एक्स है, वाई है, मतलब ये चेंज हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। सी क्या कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इस बात पे फोकस किया जाए, हाँ ये आंसर सही लग रहा है। देखिए कांस्टेंट, अगर यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन नहीं तो कांस्टेंट फोर्स भी नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हमारा सही आंसर होगा, मतलब कोणीय अचर, कोणीय वेग अचर होता है, कोणीय वेग अचर होता है, इसका क्या मतलब है बता दूं आपको, कोणीय वेग अचर होने का मतलब ये है कि पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये रहा आपका रेडियस, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया तो ये बन गया एंगल, ओके, अभी यहाँ आ गए तो भी क्या बनेगा यहाँ पे एंगल, मीन्स इनका जो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल में चेंजेस आते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इनका एंगुलर वेलोसिटी जो एंगल बन रहा है, एंगल तो नहीं ना बदलेगा, एंगल हमेशा सेम ही रहेगा, थीटा 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 के साथ घूमता रहेगा, इसलिए हमारा कोणीय वेग अचर होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इट्स वेलोसिटी वेक्टर, यदि कोई कण वृत्त में समान समय में समान कोण तय करता है तो उसका वेग सदिश होता है रिमेन कांस्टेंट। अच्छा कह रहे सर्कल पहले बना लो, जो कहता है फिजिक्स में होता है ना, फिगर बना लो, माइंड में सॉल्व हो जाता है फिगर बनाते चलिए सॉल्व होता जाएगा। ये कह रहा है इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग अ इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, अगर ये इधर है आर रेडियस है, यहाँ पहुंचा पॉइंट ए पे, मैं बोलता हूँ इसका एंगल थीटा है, ठीक है, और इतने ही टाइम में हमारा पार्टिकल अभी पहुंच गया, सेम वही एंगल सब्ट्रैक्ट करते हुए थीटा ही, यहाँ से ले लो थीटा, अभी एंगल हर जगह सेम है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो रिमेन कांस्टेंट, क्या रिमेन कांस्टेंट, उसका वेग सदिश क्या वो कांस्टेंट रहेगा, अरे नहीं भाई, उसका जो वेलोसिटी रहता है इधर ले लो इधर ले लो, हर जगह बदल रहा है, गलत, ये रॉन्ग है। चेंज इन मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड के कहने से नहीं होगा, तो क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वेग सदिश की बात कर रहा है, जो वेक्टर की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ चेंज इन डायरेक्शन, ये चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज इन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, बदलता रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी यूनिफॉर्म, अब क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो इसलिए हमारा ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, a constant speed v, the force of the body is mv square by r, okay, and is directed towards the center. What is the work done by this force in moving the body overall half circumference of circle? ओके, m द्रव्यमान की एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त में नियत चाल से गति कर रही है, वस्तु पर mv स्क्वायर बाई r का बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, तो इस पर बल द्वारा वस्तु को अर्धवृत्त में घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। ओके इसको समझाते हैं, कंसेप्ट है, साइड में हो जाएगा, समझिए क्या होता है बच्चे। वर्क क्या होता है, तो वर्क बेसिकली होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, तो वर्क इसको हो जाएगा एफ, और जब आप डॉट प्रोडक्ट बता रहे हो तो डी लग के कॉस थीटा लिख देते हो, वेयर इज द थीटा क्या है, एंगल है, ये एंगल बिटवीन, ये है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कोई आपका सर्कल है, कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक, तो जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और मान लेते हैं तो उसमें काम कितना करना पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन यही है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी इसकी इधर हो गई टेंजेंट के लॉन्ग, और फोर्स बच्चे कहाँ लगता है, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, वो फोर्स
जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस कंडीशन में जो फोर्स होता है वो कहाँ लगता है, अंदर की तरफ लगता है। उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होता है mv²/r, जैसा कि इन्होंने बता रखा है। तो कितना काम करना पड़ेगा, जैसे कि आपने देखा, काम के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा W = FD cos थीटा। देखिए बच्चे, वेलोसिटी इसका ऐसे ऊपर की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स अंदर, एंगल 90, ठीक है, एंगल कितना हो गया 90। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, वर्क = FD cos 90। और हमेशा याद रखना कि जो cos 90 की वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू होता है 0। अगर आप किसी का मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मीन्स कि जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य यानी कि किया गया काम शून्य होता है, 0 होता है। मैं रिपीट अगेन, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है, शून्य होता है। ओके, ये फॉर्मूला याद रखे रहिएगा, इन्होंने जो बताया है mv²/r वाला, ये फॉर्मूला काम आता है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने में। ओहो सॉरी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए साइक्लिस्ट टर्न अराउंड अ कर्व एट 50 मील/आवर। अब मील या माइल जो वर्ड है, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट में मुझे बताओगे कि 1 माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं। माई क्वेश्चन इज हाउ मैनी किलोमीटर इन 1 माइल्स। इट इज़ योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए साइक्लिस्ट टर्न अराउंड ए कर्व एट 50 मील/आवर इफ ही टर्न एट डबल ऑफ स्पीड द टेंडेंसी ऑफ ओवरटर्न इज। बेसिकली कह रहा है कि एक साइकिल चाल 15 मील प्रति घंटे की चाल से वक्र मार्ग पर मुड़ता है, यदि वह अपनी चाल दुगनी कर ले तो उसके पलटने की संभावना कितनी है। ठीक है, सही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, आसान है, बताता हूँ। इसको मैं एक पेज लेके समझा देता हूँ, समझिए। ये हमारे पास कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे कोई साइकिलिस्ट है। अब जब आप ऐसे सर्कुलर रोड पे साइकिल वही चलाते हो तो ये चीज़ आप एक्सपीरियंस किए होगे कि जब आप ऐसे जाते हो ना, इस तरह मूव करते हो, तो आपको ऐसे लगेगा कि ऐसे सेंटर की तरफ कोई आपको खींच रहा है। ठीक है, सेंटर की तरफ कोई खींच रहा है। तो ये जो सेंटर की तरफ आपको खींच के रखा है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स आपको खींच के रखता है। और इसके लिए जो हमारा वेलोसिटी, ये बहुत ही बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस वेलोसिटी नहीं है ना तो खींच रहा है। अगर ये वेलोसिटी क्या कर ज़्यादा कर दो, कभी तुम महसूस करना जाके, अगर इसी ट्रैक पे खूब तेज से चलाओ, सर्कुलर अगर मोड़ आ रहा है और बहुत तेजी से मोड़ दिए, होता है ना, हमें अपनी जो वेलोसिटी होती है उसके अलोंग थोड़ा झुक के क्या करना पड़ता है, मैनेज करना होता है। अभी यहाँ पे आप ना झुको और वेलोसिटी खूब तेज से निकाल दो, देखो बाहर फेंका जाओगे, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा है कि अगर उनका हम क्या कर दें, जो भी चाल चल रहे हैं उस चाल से मैं इनको डबल कर दूं तो उनके पलटने की संभावना यानी ओवरटर्न की पॉसिबिलिटी बताओ कितना है। डबल है, क्वाड्रपल है, हाफ है, अनचेंज है। देखते हैं क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करें। केस नंबर 1, केस नंबर 1 मान लेते हैं वो जो 15 मील/आवर, उसको मैं वेलोसिटी भी मान लेता हूँ। उस कंडीशन पे उन पे लगने वाला फोर्स F1 = mv²/r हो जाएगा। ठीक है। केस नंबर 2, जब उन्होंने अपने वेलोसिटी को क्या कर लिया, डबल कर लिया, तो जो F2 लिखोगे बच्चे वो लिखोगे m, अब यहाँ v नहीं लिखोगे, यहाँ v की जगह लिखोगे 2v², डबल बोला ना तो 2v कर दोगे और डिवाइड बाई r। F2 = हो जाएगा m 2 जा 4 v²/r फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बना लो। mv²r किसके इक्वल है, F1 के इक्वल है। तो जो F2 होगा बाबू ना, वो हो जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स ऑफ mv²r क्या होता है F1, तो 4 टाइम्स ऑफ F1। जो F2 होगा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब उनके गिरने की संभावना 4 गुना होगा, ये जान लो। 4 टाइम्स F1 का मतलब क्या है, उनके 4 गुना संभावना है कि वो क्या है, पलट जाए। तो ये रहा इनका
है ऑप्शन में, देखिए क्या लिखा है, क्वाड्रपल्ड। क्वाड क्या होता है, चार आप बनाए होंगे, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ऐसे बनाए होंगे वो ASTC ट्रिग्नोमेट्री में। तो क्वाड, ये जो क्वाड वर्ड है ना, चार के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 4 गुना हो जाएगा। कैसे हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन को फिजिक्स सारे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच से करा रहा हूँ, कोई भी इधर उधर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सारे चीज़ें आपको टाइमली दिया जा रहा है, पर डे कंटेंट आपको मिल रहे हैं और हर एक चीज़ आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़े, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ली होगी, वेरी गुड। कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ, ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड। अच्छा, उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, ओके। चूज विथ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से सही क्या होगा। एक कण वृत्तीय पथ में घटती चाल से गति कर रहा है, घटती चाल से गति कर रहा है, निम्न कथनों में से सही कथन है। जब वो घटते हुए चाल से वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो क्या सत्य है और क्या असत्य है आपने बता देने हैं। होप सो ये विजिबल होगा, मैं यहाँ समझा दूंगा, मुझे पेज ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन a is toward the center, particle move in spiral path of decreasing radius, the direction of angular momentum remain constant। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है एक कण वृत्तीय पथ में घटती चाल से गति कर रहा है, तो निम्न कथनों में से कौन सी। पहला कह रहा है एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चे L इज इक्वल टू mv r। L इज इक्वल टू क्या होता है, mv r। ए पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड, तो यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखते जाना, मैं साइड साइड में फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं ताकि आप इसको लिखें। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। अब मुझे इसका तुम बताओगे वेक्टर फॉर्म, ये सब होमवर्क रहता है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या ये रीजन है कि एक्सेलरेशन सेंटर में लग रहा है। भाई तुम्हारा स्पीड बढ़े चाहे घटे, ये रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर में लगेगा, तुम्हारा स्पीड चाहे बढ़ रहा हो चाहे स्पीड तुम्हारा घट रहा हो, ठीक है। तो घटने के लिए जिम्मेदार नहीं है एक्सेलरेशन तुम्हारा टुवर्ड द सेंटर, ये भी बात गलत हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नेचर ये होता है कि कहाँ रहे, सेंटर की तरफ रहे, ठीक, तो वो जिम्मेदार नहीं हो सकता। पार्टिकल मूव इन स्पाइरल पाथ ऑफ डिक्रीजिंग, ओ अरे वाह, पार्टिकल मूव इन स्पाइरल पाथ, समझते हैं इसका मतलब क्या है। उसकी वेलोसिटी कम होगी, धीरे 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 वो ऐसा करिए, स्पाइरल पाथ, स्पाइरल पाथ इसको कहते हैं। बच्चे ये सब एटम की ना थ्योरी में बताया गया था ये सब चीजें, ठीक। और रेडियस घटता चला जाएगा, गलत बात। पार्टिकल मूव इन स्पाइरल पाथ विथ डिक्रीजिंग रेडियस, ये गलत इसलिए क्योंकि ये सब कथन किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए। आप याद करो, आपने थ्योरी पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल, तो उसकी ड्रॉबैक में ऐसी बताई गई थी। तो ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के लिए ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट अ गुड थिंग, ये भी गलत है। कह रहा था डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन, हाँ डायरेक्शन रिमेन सेम। कैसे, मैं इसको बताता हूं। हमेशा याद रखना, एक बात याद रखना कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। कोई भी सर्कुलर पाथ हो, चाहे ये सर्कुलर पाथ ले लो, चाहे तुम ये सर्कुलर पाथ ले लो, चाहे ये सर्कुलर पाथ ले लो, सर्कुलर पाथ कैसा भी हो, हमेशा एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, जो एल वेक्टर होता है परपेंडिकुलर बाहर की तरफ 90 डिग्री पे होता है। यहाँ पे आपका एल वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा 90 डिग्री, यहाँ पे आपका एल वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ 90 डिग्री, यहाँ पे एल वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ 90 डिग्री। तो आपका चाहे स्पीड घटे चाहे स्पीड बढ़े, एंगुलर मोमेंटम हमेशा बाहर की तरफ होगा, ठीक है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है बट एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन
नहीं बदलेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्यों बदलेगा भाई? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए मैं बोला हूँ आप इसका निकाल के लाना फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देख लो। ठीक है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम विंडो ऑफ अ ट्रेन मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, द स्टोन विल हिट ग्राउंड फॉलोइंग। क्या सही होगा? तो इसको मैं यहां समझा सकता हूं। ठीक है, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है ये। ठीक है, ये ट्रेन चल रही है, इसके पहिए हैं, पहिए हैं ये। लगता तो ये ट्रक है। अच्छा, ये इसके आगे इंजन भी चाहिए ना, ये लो, ये है इंजन ई, इसके दो सींग। ठीक है, इंजन है, ये ट्रेन चल रहा है और बाहर से कोई शैतानी करता हुआ बच्चे ने क्या किया? पत्थर फेंक दिया, स्टोन, पत्थर फेंका। बच्चा इसका पत्थर का जो पाथ होगा, दिशा होगा, वो कैसा हो जाएगा? ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? तो एक बात ध्यान रखो, अभी ट्रेन आगे की तरफ चल रही है, मीन्स जब आप पत्थर फेंकोगे ना, जब पत्थर ट्रेन से गिरेगी ना, तो उसे कुछ ना कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगा। मतलब VH लिखता हूँ, VH क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल की तरफ, हॉरिजॉन्टल, एक मिनट, अंडो अंडो अंडो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक, जब पत्थर को फेंकोगे तो पत्थर को आपने कुछ न कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया। जब आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको दोगे तो इस वेलोसिटी की अब अर्थ भी, अब इसको नीचे की तरफ खींचेगा, इधर वेलोसिटी भी है, अर्थ नीचे की तरफ खींचेगी जी लगा के। ठीक है, तो एक आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट कैसा हो जाएगा? एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा Vx, और एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा Vy, वर्टिकल कंपोनेंट। क्यों ऐसा हो रहा है? Vx और Vy में इसलिए टूट गया बच्चे, इसलिए क्योंकि ये जो Vx है वो ट्रेन की वजह से मिला है, और फिलहाल Vy जीरो था, Vy फिलहाल जीरो था, हॉरिजॉन्टल मिल गया था। लेकिन जैसे ट्रेन थोड़ा सा आगे निकली, अब आपका पत्थर नीचे गिर रहा है, तो गिरते टाइम ये ग्रेविटी लगेगा, तो ग्रेविटी अपने तरफ एक वेलोसिटी प्रोड्यूस करा लेगा Vy को। तो अब देखिए पार्टिकल के पास यहाँ पे दो दो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या करेगा? आगे खींचेगा तो ये नीचे लाएगा। तो फिर देखिए, मान लेते हैं ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये देखिए पार्टिकल ये आगे खींचेगा और नीचे लाएगा, आगे जाएगा नीचे जाएगा, आगे जाएगा नीचे जाएगा, आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से आगे बढ़ा तो नीचे भी तो यहाँ से आया, और पार्टिकल आगे बढ़ा, देखिए यहाँ से पार्टिकल आगे बढ़ा और नीचे आया, पार्टिकल धीरे धीरे फिर और आगे आएगा, देखिए आगे आया तो नीचे भी तो आ रहा है, तो आगे नीचे इसके पास वेलोसिटी बना रहेगा। एक टाइम आएगा, देखिए यहाँ से आगे बढ़ गया तो इसके पास नीचे का भी वेलोसिटी आ गया। तो जरा आप देखिए इस पाथ का क्या फील आ रहा है? ये आपको नहीं लग रहा है कि ये हमारा पैराबोला है? ऐसा आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पढ़े होंगे, इक्वेशन पैराबोला का, ऐसे जो x होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर होता है, इस तरह का इक्वेशन बनता है। तो सिंपल सा देखिए, इनका जो पाथ है कुछ इस तरह का है, ऐसे पाथ को पैराबोलिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये देखिए ऐसे है, इस तरह सीधा है किसी तरह से, ये सीधा नहीं है, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। सर्कल भी नहीं बन रहा है। सर्कल बनने का मतलब क्या है? ये पूरा ऐसे घूमता रहे, जमीन पे गिर जाए तो कहाँ से धंस के घूमेगा? भी नहीं है। पैराबोलिक पाथ सही है, हाइपरबोलिक पाथ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहे ए बुलेट इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। ये 1D मोशन के कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पे, देख लीजिए सेम हाइट, वही आ गया सेम हाइट। व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टल दे विल हिट द ग्राउंड। तो आप बच्चे बताए थे जो वेलोसिटी होता है अंडर रूट
2gh होता है, मीन्स हमारा जो वेलोसिटी है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। जब वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो दोनों साथ साथ गिरेंगे, साइमल्टेनियसली गिरेंगे। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ गिरेंगे। कह रहा समान ऊंचाई से एक गोली नीचे गिर जाती है, दूसरी गोली क्षैतिज दिशा में चलती जाती है, वे जमीन से टकराएंगी एक साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों की कंडीशन में जो हाइट आ रहा है वो हाइट क्या है, सेम आ रहा है। इस कंडीशन में दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ गिर जाएंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन, आप एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करोगे, ठीक है। तो कंसीडर द बॉम्ब, कंसिडरेशन द बॉम्ब। एक बम क्षैतिज दिशा में नियत चाल से चल रहे हवाई जहाज से गिराया जाता है। बाप रे बाप, हवाई जहाज से बम गिराया जा रहा है। ये हवाई जहाज है, क्षैतिज में चल रहा है, यहां से बम गिराया जा रहा है। बम गिराया जा रहा है और एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है। एयर रेजिस्टेंस तो इसको धक्का मारेगा, पीछे चल भाई, पीछे चल। इसके डायरेक्शन को अपोज करेगी, आगे की तरफ बम गिरना चाहेगा तो एयर जो रेजिस्टेंस होगा, एयर ड्रैग भी बोलते हैं इसको, एयर जो ड्रैग होगा इसको पीछू लाएगा। यदि वायु प्रतिरोध को ध्यान में रखा जाए तो बम क्या, फॉल टू अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन। गलत बात। अगर तुम एयर रेजिस्टेंस नहीं भी कंसिडर करते तो डायरेक्टली तो ऐसे नहीं गिरता सीधे नीचे की तरफ, वो प्रोजेक्टाइल बन के आता। ये बात बिल्कुल गलत है। इसके पहले वाले क्वेश्चन से ट्रेन वाले से मिला लीजिए। फॉल टू अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन, फॉल टू अहेड ऑफ एरोप्लेन, फ्लाई विद द एरोप्लेन। फ्लाई विद एरोप्लेन कैसे हो, जब गिरा रहे तो उड़ेगा कैसे। फॉल टू अर्थ अहेड द एरोप्लेन, सामने तो नहीं आएगा, बिहाइंड सही है बच्चे, ठीक है, पीछे ही गिरेगा। क्योंकि आप देखिए एरोप्लेन आपका आगे बढ़ रहा है, इस तरह आप एरोप्लेन आगे बढ़ते चला है और एयर ड्रैग इसको पीछे की तरफ लेके आएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, बिहाइंड द एरोप्लेन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिहाइंड द एरोप्लेन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्टोन ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ओके, a mass of m tied to a string of length l rotated in a circle with a constant speed v. If the string is released, the stone flies. m द्रव्यमान का एक पत्थर l लंबाई की डोरी से बंधा है, उसे नियत चाल v से वृत्त में घुमाया जाता है। यदि डोरी काट दी जाए तो पत्थर, फिर से m द्रव्यमान का एक पत्थर l लंबाई की डोरी से बंधा है और उसे नियत चाल v से वृत्त में घुमाया जाता है। यदि डोरी काट दी जाए तो पत्थर, फिर से m द्रव्यमान का एक पत्थर l लंबाई की डोरी में से बंधा है और उसे नियत चाल v से घुमाया जाता है। वृत्त कहां में, वृत्त में। ये डोरी काट दिया तो क्या हो जाए। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आप सोचो ऐसे पत्थर लियो और बांध दियो रस्सी में, घुमा रहे हो, तुम्हारे हाथ से छूट जाए, क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा, अच्छा तो समझाता हूं। देखिए बच्चे, होता क्या है, ये है एक सर्कुलर पाथ। कैसे बना इसको पहले समझाता हूँ। मान लीजिए एक डोरी है, आपने डोरी में क्या किया, m द्रव्यमान का एक पत्थर बांध दिया, m द्रव्यमान का एक पत्थर बांध दिया और इसको v वेलोसिटी दे दिया। तो यहाँ पे हाथ हमारा है, इस पॉइंट पे डोरी बंधा हुआ है, इसकी लंबाई l है, इसको घुमा रहे हो, गोल 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 ऐसे घुमाया जा रहा है इसको, ठीक है। तो अंदर डोरी में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स जो किससे बैलेंस किया जाता है, जो बैलेंस किया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स से इसको बैलेंस किया जाता है। इस टेंशन फोर्स को जो अंदर की तरफ टी लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस किया जाता है, ठीक है। ओके, आपने डोरी छोड़ दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स जब जब कोई पार्टिकल गोल गोल घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। अब वो फोर्स टेंशन फोर्स से बैलेंस होता है। जैसे आपने क्या किया, डोरी छोड़ दिया, टेंशन क्या हो गया, खत्म,
टेंशन खत्म होते ही देखिए आपके जो पार्टिकल है, ठीक है, m, वो v वेलोसिटी से कहाँ जाएगा, ऐसे टेंजेंट के अलोंग ऐसे बाहर की तरफ चला जाएगा, और जिसके सर रहेगा, मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, धड़ाम, इंजरी, ये होगा। रेडियली आउटवर्ड जाने का मतलब क्या होता है बच्चे, कि ये इसी रेडियस से ऐसे बाहर की तरफ चला जाएगा, इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी दे रखा ना, तो रेडियली आउटवर्ड नहीं होगा। रेडियली फालतू बात है, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड रहेगा ही नहीं, तुम छोड़ दियो तो अंदर की तरफ कहाँ रहा। टेंजेंशियली आउटवर्ड, हाँ, विथ एसिलेशन, ठीक है, एसिलेशन अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इसने पूछ रखा है तो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो टेंजेंशियली आउटवर्ड की तरफ, टेंजेंशियली आउटवर्ड, ये आपका है टेंजेंशियली आउटवर्ड है, ये आपका टेंजेंट के लॉन्ग है, टेंजेंशियली आउटवर्ड, ये सही है। देखिए टेंजेंट के लॉन्ग है, किसी सर्कल में ये टेंजेंट होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन अ सर्कस स्टंटमैन राइड अ मोटर बाइक, ठीक है, इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन द वर्टिकल प्लेन, द मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैक विल बी। सर्कस का स्टंटमैन ऊर्ध्व तल के आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में मोटरसाइकिल चलाता है, पथ के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल क्या होगी। बेसिकली कह रहा है कि वो जो स्टंटमैन होते हैं ना, मौत के कुएं में चलाते हैं बाइक को, तो जब अपने वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है तो उसे सेफ रहना होता है, ठीक है। और जब वो सेफ रहना चाह रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए, और कितनी मिनिमम होना चाहिए और निकाल लेते हैं, यहीं साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नहीं मुझे पेज चाहिए भाई, मैं अच्छे समझाता हूँ, रट्टेबाजी नहीं, अच्छे से किया जाएगा। बताओ, मौत के कुएं में आपने साइकिल चलाया, ये तो स्पाइरल बन जा रहा है, ये मौत का कुआं ऐसे ले लेता हूँ। आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, यहाँ पे एक बात तो तय है, अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होता है mv²/r। क्या है mv²/r? What is this? mv²/r क्या है? mv²/r है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ सर्कस स्टंटमैन राइड अ मोटर बाइक इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन है, ओके। वर्टिकल प्लेन मतलब आपका ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेन। बच्चे वर्टिकल प्लेन की इन्होंने बात किया है, अच्छा वर्टिकल प्लेन बना लेते हैं। स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैक, ओके। थोड़ा सा फिगर को मुझे सही करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन की बात करें, प्लेन भी मैटर करता है बच्चे, ठीक है। एक मिनट, कोई बात नहीं, गलती नहीं है, थोड़ा मैं आपको 3D दिखाना चाहता हूँ, तो क्यों ना शेप का इस्तेमाल कर लीजिए। ये सर्कल ऐसे, ये एक प्लेन है, एक प्लेन ऐसे बनाया मैंने और एक प्लेन मैंने ऐसे बनाया है। तो ऐसा जब प्लेन रहेगा बच्चे ना, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ऐसे प्लेन का नाम होता है, ऐसे प्लेन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैसा? हॉरिजॉन्टल। और आप ऐसे को देखिए, खड़ा खड़ा है ना इस तरह, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है। कॉमन सेंस की बात है, अच्छे बच्चे हो तो ये आप जानते ही होगे। ये देखो, ये ऐसे अगर लेट रहेगा तो हॉरिजॉन्टल और ऐसे रहेगा तो वर्टिकल। अब देखो यहाँ पे वो मोटर बाइक है, वो चला रहा है, कलर हरा ले लेता हूँ, ये कलर लेता हूँ। ये मोटरसाइकिल चला रहा है, इसका भी मिनिमम पॉइंट है, चलाया जा रहा 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 है, चलाया, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सेफ रहना तो क्या वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी हमको जाननी है। तो क्या होनी चाहिए सोचिए। तो जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने से ये होगा कि एक बात तो फिक्स है, वो जहाँ भी रहेगा सेंटर की तरफ ही एक
फोर्स काम करेगा कौन सा, अगर यहाँ भी रहे तो भी सेंटर की तरफ काम करेगा फोर्स, यहाँ रहेगा तो भी सेंटर की तरफ, और उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको बोलते हैं mv² अपॉन में इस सर्कल का रेडियस r। सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, ठीक है, ओके। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस पॉइंट पे जब है तो इस पार्टिकल पे नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। इसका नीचे की तरफ वेट भी लगेगा mg, वेट फोर्स है ये। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और ये जो mg होता है, आप वो डोरी वाले केस में क्या देखे थे, डोरी वाले केस में देखे थे कि वो जो टेंशन फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो वहाँ भी सर्कुलर मोशन है, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस और न्यूक्लियस प्लस है। इसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बैलेंस हो जाता है। किससे बैलेंस होता है, वो बैलेंस होता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, इसलिए अंदर नहीं आ पाता। दूसरी बात, जब आप कोई कार चलाते हो या साइकिल चलाते हो, सर्कुलर ट्रैक में घूमते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो फ्रिक्शन होता है टायर और रोड के बीच में जो लगता है वो भी बैलेंस हो जाता है। किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होते हैं। दो केस हो गया। तीसरा मैं आपको केस बता दूं, हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ये बैलेंस हो जा रहा है, किससे बैलेंस हो रहा है, अर्थ और सन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब जब जब ये चीजें बैलेंस होंगी तब तब एक्सीडेंट की संभावना 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इस मोटरसाइकिल वाले को यहाँ पे बैलेंस होना पड़ेगा। यहाँ पे इसके, अच्छा आप वो डोरी वाला भी केस देख लो, वहाँ पे टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहा था, तो यहाँ इस वर्टिकल प्लेन पे इस पॉइंट पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके वेट फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। वेट फोर्स, वेट फोर्स, शुड आई चेक कि विजिबिलिटी है कि नहीं है, काफी लाइट हो जा रहा है, सॉरी बच्चों। तो ये जो वेट फोर्स है वो बैलेंस किससे हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। एक एक कंसेप्ट मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। वेट फोर्स क्या होता है, mg होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन में r होता है। देखो m से m कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू r हो गया। और हमको v को क्या रखना है, मिनिमम रखना है। v मिनिमम क्या हो जाएगा, इधर का जो स्क्वायर बच्चे इधर आके क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है, रूट जी आर मीन्स आपका यहाँ पे सेफेस्ट, आपका जो मिनिमम स्पीड होगा वो हो जाएगा अंडर रूट जी आर। फिजिक्स के मैं एक एक पॉइंट को डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में है क्या, रूट 2gr गलत, 2gr गलत, रूट 3gr गलत। यहाँ देखिए ये देखिए ना, ये रूट लगा है, रूट gr इज राइट आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया हो तो आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया है, 12 तक हमने कर लिया। ओके कह रहा, ए मैन प्रोजेक्टेड ए कॉइन अपवर्ड फ्रॉम द गेट ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन, द पाथ ऑफ कॉइन फॉर मैन विल बी। कह रहा है एक व्यक्ति समान वेग से चलती ट्रेन के दरवाजे से एक सिक्के को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तो उस व्यक्ति के लिए सिक्के का पथ क्या होगा। देखो भाई ट्रेन है, चल रही है, ठीक, इसमें आदमी है वो भी साथ साथ चल रहा है, सिक्का उछाला वो भी साथ साथ चल रहा है। बेसिकली क्या है, कनेक्टेड बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होता है, तो जो एक्सेलरेशन इस
ट्रेन का है, वही एक्सेलरेशन इस आदमी का है, और वही एक्सेलरेशन इस सिक्के का है, बिकॉज बोथ आर दी कनेक्टेड। और जब जब ये लोग कनेक्टेड रहेंगे ना तो पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे फेंके वैसे ही आएगा। पैराबोलिक गलत, बाहर फेंका रहा था तो हो जाता पैराबोलिक। क्या इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड मतलब ऐसे झुका हुआ स्ट्रेट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल तो नहीं, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाना नहीं, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली फेंका गया ना ऊपर की तरफ, ये वर्टिकली ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और मन हुआ तो इसका वापस भी आ जाएगा, ये हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आगे कह रहे ए बॉटल ऑफ सोडा, ए बॉटल ऑफ सोडा इज ग्रैब्ड बाय the neck of swung briskly in a vertical circle near which portion of bottle do the bubbles collected। कह रहा है एक बोतल को गले से पकड़कर ऊर्ध्वाधर वृत्त की तरफ घुमा दिया जाए। अच्छा एक बोतल है, मेरे पास बोतल रहता तो मैं समझा देता। आप समझ जाइए कि ये जो मेरा पेन है ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल का नेक हो गया और ये उसका नीचे वाला बेस हो गया। एक बोतल को गले से पकड़ के, गले से पकड़ के, इसके नेक से पकड़ लिए, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाए, ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बोलता तो ऐसे इस तरह, यहां पे ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है। अच्छा वर्टिकल की बात की इसने, वर्टिकल, अच्छा नहीं इन्होंने ऊर्ध्वाधर, अच्छा नहीं क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल, सॉरी क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इन्होंने ऐसे सर्कुलर मोशन करा दिए, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा है, घुमा दिए। बोतल के किस भाग में बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप बोतल का ये नेक पकड़े और ऐसे से घुमा रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होता है, घुमाते हो तो क्या बबल्स बनते हैं, और बबल्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ये तो कॉमन सेंस, झाग निकलता है ना ऊपर की तरफ करके। तो नियर द बॉटम नहीं, इन द मिडिल ऑफ बॉटम नहीं, हमेशा झाग ऊपर की तरफ होता है, नियर द नेक, राइट आंसर ही हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल है। कैसे होगा आप जानना चाहोगे? जानना चाहोगे मैं बता सकता हूँ, आप बताते हैं, जान लो कैसे होता है। ये है मेरा बोतल, यार कुछ और मत समझ लेना, सोडा वाला ही बोतल है, ठीक है, और आप ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में घुमाएगा इनको वर्टिकल प्लेन में घुमाया गया, ऐसे घुमाया गया, इस तरह घुमाया गया, इस तरह, ठीक है। ये हो जाएगा अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ होता है mv स्क्वायर आर। न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन और रिएक्शन का नियम, अगर अंदर की तरफ एक्शन हो रहा है तो बदले में बाहर की तरफ रिएक्शन होता है। इसलिए बच्चे अगर अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इस बोतल के अंदर जो भी कंटेंट भरा रहेगा उसके जो हल्के हल्के झाग रहेंगे इनको कहाँ ले आएगा, बाहर की तरफ ढकेलेगा, ऊपर की तरफ ले आएगा, इसलिए इसके नेक रीजन में ये झाग इकट्ठे हो जाएंगे। ये इसका आंसर था, ये नियर द नेक, ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का अपने रफ कॉपी में कहीं साइड में फिगर बना के रख लो, काम आता है, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। A heavy mass is attached to a thin wire of wired in a vertical circle, ठीक है। The wire is most likely to break, ओके। कह रहा है एक भारी, बहुत भारी द्रव्यमान को पतले तार से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल प्लेन में घुमाया जाता है। तार के टूटने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पे है, तार कहाँ मैक्सिमम ऐसा लगता है कि टूट जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल खुद भी कर सकते हो, घर पे कोई प्रैक्टिकल करना, ठीक है, तार में बांध देना और उसके बाद से क्या होगा, घुमाना, एक टाइम आएगा कहाँ पे टूटेगा, दिखा सकते हैं इसको, ये देखो वर्टिकल प्लेन में भारी मास को घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा मास है, इसको घुमाया जा रहा है। तो बच्चे एक टाइम आएगा ना
घूमते घूमते जब ये लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, अब आपको तो पता ही है नीचे की तरफ जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे सारा जो इसका वेट फोर्स है नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ इस जगह पे था तो क्या हो रहा था, इस जगह पे ये था कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स था किसी तरह बैलेंस कर ले रहा था, लेकिन जब लोवेस्ट पॉइंट पे लेके आओगे तो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाता है? पहली बात तो ये थिन है, ये पतला है, ठीक है, और ये क्या है, हैवी है, तो mg तो इसका नीचे लगेगा, ठीक है, और ऊपर से अर्थ का इसकी तरफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर ये अर्थ है, ये थोड़ा वर्टिकल प्लेन है, तो अर्थ से इसकी जो दूरी कम है और इसकी दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा काम करेगा, मतलब फोर्स जो डाउनवर्ड है बहुत ज़्यादा नीचे लगेगा और फटाक से टूट जाएगा। ये लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट। When the mass is at highest point of circle, नहीं ऊपर तो बैलेंस हो जाता है, when the mass is at the lowest point of circle, हाँ ये बात सही है, जो अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होता है तो बैलेंस हो जाता है, सॉरी बैलेंस नहीं होता, टूट जाता है। when wire in horizontal, ये सब फालतू बात कर रहा है, at angle 1/3 वर्टिकल, ये भी नहीं, cos 1/3 वो क्या फालतू बात कर रहा है, कोई आपने डाटा दे ही नहीं रखा है तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सोच रहे हैं कम से कम 20 क्वेश्चन तो हो जाए। कह रहा है ए स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल द मिनिमम स्पीड विद इन द विच स्ट्रिंग हैज रोटेटेड। एक पत्थर को डोरी से बांधकर ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाता है, डोरी को घुमाने की न्यूनतम चाल होगी, ओके। A stone tied with a string is rotated in vertical circle, मिनिमम स्पीड, जो मिनिमम स्पीड होता है बच्चे, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, मिनिमम जो स्पीड होता है ना होता था √rg, ये था ना रेडियस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कहीं हम लोग डेरिवेशन इसका किए थे वर्टिकल सर्कल वाला, कहाँ किए, हाँ यहाँ पे देखिए, जो हमारा मिनिमम स्पीड है वो सिर्फ दो बात पे डिपेंड करता है। पहला जो बात है वो ग्रेविटी है, जो हमारा मिनिमम स्पीड है दो बातों पे डिपेंड करता है, पहला हमारा ग्रेविटी है और दूसरा क्या हमारा रेडियस, जिस भी सर्कल में घुमाया जा रहा है उस सर्कल का रेडियस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ स्टोन, सही बात है, हमारा जो स्पीड है उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यही बात हमारा सही हो गया। सेकंड कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, गलत बात है, ये देखिए ये लेंथ है, तुम ऐसे घुमा रहे हो यार, तो जो हमारा लेंथ और जो है ना वो रेडियस की तरह ही काम करेगा, इस पे तो डिपेंड करता है। डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग मास, मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मास वाली बात ही नहीं है इसमें। डिक्रीज इंक्रीज लेंथ ऑफ, ठीक, ये भी देखो कह रहा है कि डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ बढ़ा दो, लेंथ क्या करो बढ़ा दो तो घट जाएगा। अरे आर की वैल्यू यहाँ पे भी मिनिमम जो है ना वो डायरेक्टली है आर के साथ, आर बढ़ाने पे भी बढ़ेगा। इन्होंने क्या बोला कि डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीज करने पे लेंथ को, उल्टा बात बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कहानी है, गलत है ये। दिस इज योर राइट आंसर। हर चीज एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि जो बाहर से आया हुआ क्वेश्चन, सब एक दूसरे से जरूर मिलते जुलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ, क्या कह रहा है कि फॉर ए पार्टिकल इन अ नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड सर्कुलर मोशन, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड सर्कुलर मोशन में दिख रहा हूँ, कभी ऐसा तो मैं छिप जाता हूँ, मैं दिखता ही नहीं हूँ, मेरा दिखना जरूरी है। साइड होता हूँ ताकि मतलब बच्चे स्क्रीन पे इसको रीड कर सके अच्छे से, हाँ, इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ, नहीं तो लगेगा कि सारा हम ही छींक लिए जगह, तो तुम लोग क्या देखो। छींकना मीन्स कवर करना, यूपी में जो कोई चीज़ आप कवर कर लेते हो तो छींकना कहते हैं। फॉर ए पार्टिकल इन ए नॉन यूनिफॉर्म एसेलेटेड सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, कह रहा वेलोसिटी इज रेडियल, हाँ वेलोसिटी रेडियल है, बहुत अच्छी बात है। हमेशा याद रखना बच्चे कि वेलोसिटी टेंजेंट में होता है, कैसे, ये जब सर्कुलर पाथ में आप मोशन करते हो, मैंने दिखाया था कि ऐसे आपका वेलोसिटी इस तरह होता है और अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है। कह रहा है वेलोसिटी इज रेडियल, गलत है, बिल्कुल गलत है, पाप है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है। वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल, हाँ एक्सेलरेशन रेडियल है, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स,
ठीक है, इसको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, आगे देखते हैं। वेलोसिटी इज रेडियल, नहीं वेलोसिटी रेडियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डी कह रहा है वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। कह रहा है कि वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है ना, जैसे जो परपेंडिकुलर होता है उसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, मतलब टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स एक ही बात है। तो कह रहा है कि वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स, ठीक है। यहाँ भी क्या था, वेलोसिटी कौन सा था यहाँ पे, वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सीलरेशन इज रेडियल ओनली बोल रहा है, ओनली 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 ओनली। ये देखो ये यहाँ पे फोकस करना, ओनली मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। कह रहा है कि वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स, अच्छी बात है, एक्सीलरेशन इज रेडियल, अच्छी बात, लेकिन ये बोला ओनली, ये गलत बात उसने बोल दिया। एक मिनट में समझाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है गाइस, अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए देखिए ये सर्कुलर पाथ है, अभी मैं समझाता हूँ आपको कुछ ऐसे। कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है इस पे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग हो जाएगा v, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ हो जाएगा ac। ये तो एक्सेलरेशन ac हमेशा अंदर की तरफ बना ही रहेगा, नो डाउट, हमेशा AC अंदर ही रहेगा, हमेशा AC अंदर ही रहेगा। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि एक्सेलरेशन AC यहाँ पे रहेगा, सॉरी AC यहाँ पे रहे, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है AC अंदर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आप टेंजेंट के लॉन्ग लीनियर वेलोसिटी दिखा रहे हो, लीनियर वेलोसिटी दिखा रहे हो, तो क्या इस लीनियर वेलोसिटी के करस्पॉन्ड कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा? आएगा, कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अंदर आपका क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। तो मींस फिर से मैं एक पेज लूं तो आपको ये पता चला कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल है, ये तो फिक्स है कि वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा? टेंजेंट के लॉन्ग रहेगा। आपका AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर रहेगा, लेकिन टेंजेंट के अलोंग भी कोई ना कोई वेलोसिटी बनेगा, टेंजेंट के अलोंग भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन बनेगा, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं AT मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इनका नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बच्चे? ये देखिए ए पॉइंट है, इसके ऊपर ऐसे काम कर रहा है तुम्हारा AT वेक्टर, मतलब कि टेंजेंट के अलोंग लगने वाला एक्सेलरेशन, और अंदर सेंट्रीपिटल के अंदर लग रहा है AC वेक्टर। इनका रिजल्टेंट 20 से जाएगा A नेट, मीन्स इस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन अगर कोई पूछे तो जो A नेट हो जाएगा ना, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो रूट होगा √AC स्क्वायर प्लस का AT स्क्वायर। मीन्स ओनली लिखने की वजह से देखिए वो क्वेश्चन गलत हो गया, ओनली लिख दिया था। वेलोसिटी ट्रांसवर्स, अच्छी बात है, एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली नहीं, एक्सेलरेशन रेडियल और टेंजेंशियल दोनों होता है। तो यहां देखिए बोला कि वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स, अच्छी बात है, एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल, हाँ रेडियल होता है और ये ट्रांसवर्स भी होता है, इसलिए आपका आंसर डी। मैं क्वेश्चन पे समय लगा रहा हूं कंसेप्ट को बताने के लिए, मैं चाह रहा हूं कि समय लगे, समझो आप अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज, कॉन्सेप्ट कोई मिस नहीं होना चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं कि एक भी कंसेप्ट नहीं मिस होना चाहिए, एक भी कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नहीं मिस करना है, जिसने कंसेप्ट नहीं पढ़ा क्या फिजिक्स पढ़ेगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे, हो गया, ठीक, बढ़ते हैं। ओके, ए फाइटर प्लेन इज मूविंग इन ए वर्टिकल सर्कल, ठीक है, कोई फाइटर प्लेन है, उसको वर्टिकल सर्कल में मूव कराया जा रहा है। लो, फाइटर प्लेन मूव कर रहा है वर्टिकल सर्कल में, ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर दे दिया है। इट विल, अच्छा, इट्स मिनिमम वेलोसिटी ऑफ इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल विल बी। अरे बच्चे, ये तो क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ, ये लड़ाकू विमान के फॉर्म में दिया, हम लोग वो मोटरसाइकिलिस्ट के फॉर्म में किया गया। याद करो, ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ, मुझे पक्का याद है, और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये देखो ये वाला क्या आया था वेलोसिटी, यहाँ पे देख लो, इसके पहले भी कराया था, यहाँ देखिए मिनिमम, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सा ट्रिक लगाओ ना, ये काटो काटो काटो, √GR आंसर। आगे बढ़ो,
19 क्वेश्चन कह रहा है ए कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग ए टर्न। समतल सड़क पर समतल सड़क पर चलती कार मोड़ लेते समय कार से बाहर जा सकती है। हाँ भाई जा सकती है, ठीक है। एक समतल सड़क पर एक समतल सड़क पर चलती कार मोड़ लेते समय बाहर की तरफ जा सकती है। पता है क्या है, ये सड़क समतल है और एक कार तुम्हारी मोड़ ले रही, टर्न कर रही है। तो टर्न करते समय अंदर की तरफ एक फोर्स काम करता है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना, एक्शन रिएक्शन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो हमको बचाता है। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ अगर आपको अंदर की तरफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो आपका एक्सीडेंट तय है। ये आंसर हो जाएगा बच्चे। हाँ हमको सफिशिएंट अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो हम अच्छे से मुड़ नहीं पाएंगे। ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन, अरे नहीं यार क्या है, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, ये भी नहीं, रिएक्शन हमारे वेट को बैलेंस करता है। तो बच्चे अगर सफिशिएंट अमाउंट में अगर घूमते हुए मुझे नहीं मिला, क्या सफिशिएंट अमाउंट में अगर हमको क्या नहीं मिला, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो एक्सीडेंट तय है। चलिए आज के सेशन का 21th क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैव सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्सेस। क्या बोला है कि टू पार्टिकल ऑफ मासेस, क्या बोला है, मास इक्वल मास, ठीक है, रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2 विद सेम स्पीड। हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का बताना है, ठीक है, बताते हैं। सर्कल ऐसा ले लेते हैं, सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसका रेडियस, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये इसका रेडियस है सॉरी, ये रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इक्वल मासेस, मास m1, सॉरी इक्वल बोला ना तो मास को सिर्फ m रहने दो, ठीक है, ऐसे m रहने दो, यहाँ भी मास m रहने दो, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा पहले पार्टिकल पे, F1 क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय रेडियस r1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या बनेगा F2, m वेलोसिटी v का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस r2। कह रहा है इनके फोर्सेस का रेशियो ले लो बच्चे, F1 अपॉन में F2 कर लो तो हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r1 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर लेना, r2 ऊपर चला जाएगा और mv स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, सॉरी कट जाएगा, तो जो रेशियो हो जाएगा ना F1 अपॉन F2 का वो हो जाएगा r2 बाई r1, इसको बॉक्स में क्या विजिबल है, ओके विजिबल है, R2 अपॉन R1, ये देखिए हो जाएगा R2 अपॉन में R1, मान जाओ, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने दे रहा, मान जाओ, लेट मी टीच, हाँ R2 अपॉन में R1, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, R2 अपॉन R1, दिस इज योर राइट आंसर। कैसे सॉल्व किया मैंने, एक नज़र मान लो, ये इसी की तरह और सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे आने वाले क्लासेस में, 1-2 क्लासेस के और लगेंगे, मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो फाइनली थैंक यू गाइस जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको 2D मोशन के और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कंसेप्ट बताऊंगा, एक फिजिक्स में क्या है मैं बताया था कि रट्टाफिकेशन नहीं चलता, कंसेप्ट चलता है, मैथमेटिक्स चलता है। मैथमेटिक्स को सिर्फ टूल वाला चाहिए, कंसेप्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक MCQ, ऐसा कोई MCQ मैं नहीं छोड़ना जहां मैं समझाऊं आखिर में उसका आंसर क्यों नहीं हो रहा। बहुत लोग क्या करते हैं गाइस, ऑप्शन लेके आएंगे, बोलेंगे C का D आंसर, सेकंड का A आंसर, ठीक है, वो नहीं करना गाइस। सेकंड का A, सेकंड का D ऐसा आंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉजिक क्या है उसका वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आई बिलीव ऑन टोटली, कहाँ पे मैं बिलीव करता हूँ, लॉजिक, ठीक है, लॉजिक पे
क्या रीज़न है उसके आंसर होने का, ठीक है, सभी लॉजिक का आपको आंसर मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, हैव अ सेफ डे।